लाइफ में हमेशा बुरा ही क्यों होता है, फिर चाहे बात उनकी पर्सनल लाइफ की हो या फिर प्रोफेशनल लाइफ की। ऐसे लोगों को हर कोई पसंद तो करता है, लेकिन मौका मिलने पर ऐसे नाइस इंसान का फायदा उठाने से भी लोग पीछे नहीं रहते। तो दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों होता है और क्यों कुछ लोग जो इतने ज्यादा नाइस होते हैं उनके साथ हमेशा बुरा ही होता है, और हमें कैसा इंसान बनना चाहिए ताकि लोग हमारी अच्छाई का फायदा न उठा पाए। ऐसे कई सारे रहस्यमय सवालों के जवाब आज मैं इस वीडियो में बारीकी से 5 स्टेप में एक्सप्लेन करूंगा, तो मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे। दोस्तों, एक नाइस इंसान में कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है और उसे कैसे फिक्स कर सकते हैं, ये समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिरकार एक नाइस इंसान किसे कहते हैं। तो अगर एक नाइस इंसान को आसान शब्दों में डिफाइन करें तो एक नाइस गाय हमेशा दूसरों की जरूरतों को अपने से पहले रखता है, किसी भी टकराव से बचता है और लोगों की मदद करता है, और हमेशा लोगों की इमोशनल नीड में उनके साथ खड़ा रहकर उन्हें परेशानियों से बाहर निकालने की कोशिश करता है। अगर हम क्वालिटी वाइज इसे डिफाइन करें तो एक नाइस गाय हमेशा ऑनेस्ट एंड लॉयल होता है, और ऐसे लोग हमेशा दूसरों से सिंपैथी रखते हैं। अब अगर हम इसे एक एग्जांपल के तौर पे समझें तो सपोज कि एक लड़की एक नाइस इंसान से कहती है कि मुझे आइसक्रीम खाने का मन हो रहा है, क्या तुम मेरे लिए लेकर आओगे? तो भले ही इस समय दोपहर के 2 बज रहे हो और वो खुद भी किसी और काम में क्यों ना फंसा हुआ हो, लेकिन एक नाइस गाय अपनी नाइस इमेज को बरकरार रखने के लिए इस सिचुएशन में हर उस इंसान जिसे वो प्रायोरिटी देता है उसके लिए वो कोई भी काम करने के लिए चला जाता है, भले ही उसकी वजह से उसका खुद का ही कितना बड़ा नुकसान क्यों ना हो जाए, वो उसकी भी परवाह नहीं करता है। तो दोस्तों, अब ये तो समझ में आ गया कि नाइस गाय किसे कहते हैं, लेकिन यहाँ पे सवाल ये आता है कि आखिरकार एक नाइस गाय इतना नाइस बिहेव क्यों करता है। तो दोस्तों, इसे समझने से पहले हमें सबसे पहले इसके रूट कॉज को समझना होगा। तो डॉक्टर रॉबर्ट ग्लोवर के अकॉर्डिंग जब एक बच्चे को अपने पिता के द्वारा प्रॉपर रिलेशनशिप नहीं मिल पाता तब उनमें नाइस गाय की क्वालिटी डेवलप होने की संभावना ज्यादा होती है। अब क्योंकि कुछ फादर्स अपने बच्चों के आसपास ज्यादातर समय इमोशनली या फिजिकली प्रेजेंट नहीं रह सकते, इसलिए जब ऐसे बच्चे मदर या किसी फीमेल पर्सनालिटी के साथ बड़े होते हैं तब वो अपने मदर की पर्सनालिटी को अडॉप्ट कर लेते हैं, जो कि उनको एक नाइस गाय बनाता है। क्योंकि जब बच्चे फीमेल पर्सनालिटी के साथ बड़े होते हैं तब वो अपने इमोशन से ज्यादा दूसरों की इमोशन की परवाह करने लगते हैं, और बस यहाँ से शुरू होती है एक नाइस गाय बनने की जर्नी, जिसे एक नाइस गाय सिंड्रोम भी कहा जाता है। अब दोस्तों, क्योंकि ऐसे लड़के बचपन में हमेशा से फीमेल पर्सनालिटी से घिरे हुए होते हैं, इसलिए ऐसे लड़के काफी लड़कियों के साथ आसानी से दोस्ती करने में सफल तो हो जाते हैं, लेकिन ऐसे लड़कों को लड़कियां खुद कभी डेट करना या प्यार करना पसंद नहीं करती है। पता है क्यों? तो ये समझने के लिए ऑथर हेरोल्ड एंड मेलहैंसन ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, जहां उन्होंने कई गर्ल्स या वुमन से ये समझने की कोशिश की कि आखिरकार वो एक नाइस गाय के बारे में क्या सोचती है, जिस पर लड़कियों ने कहा कि नाइस गाय कमिटेड, केयरिंग एंड रिस्पेक्टफुल होते हैं, जिन पर वो आंखें बंद करके भरोसा भी कर सकती है। लेकिन जब बात उनके साथ रिलेशनशिप में आने की आती है तब ज्यादातर लड़कियों ने ये कहकर मना कर दिया कि नाइस गाय बहुत ही बोरिंग एंड अनअट्रैक्टिव होते हैं और उनमें कॉन्फिडेंस की भी कमी होती है, जिसकी वजह से ही वो एक जर्क की तरह बिहेव करने लगते हैं, और यही मेन रीजन है कि वो उन्हें एक लाइफ पार्टनर की तरह पसंद नहीं करती है। जिस बात पर ऑथर हेरोल्ड एंड मेलहैंसन ने ये क्लेम किया कि भले ही नाइस गाय अनअट्रैक्टिव और बोरिंग होते हैं, लेकिन क्योंकि ये नाइस इंसान हमेशा लड़कियों के साथ रिस्पेक्टफुली पेश आते हैं और उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं, इसलिए वो किसी भी लड़की के साथ लॉन्ग टर्म के लिए एज अ फ्रेंड बनकर हमेशा सर्वाइव कर पाते हैं। तो दोस्तों, ये सच्चाई जानने के बाद अब तक हमें ये तो समझ में आ गया कि आखिरकार लड़कियां नाइस इंसान के बारे में क्या सोचती है, लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिर नाइस इंसान में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम होती है जिस वजह से ये पूरी दुनिया उनका फायदा उठाती रहती है। तो दोस्तों, अगर हम प्रॉब्लम की बात करें तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये है कि नाइस इंसान हमेशा दूसरों के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार होते हैं, इवन तब भी जब सामने वाला इंसान उनके एफर्ट की जरा भी वैल्यू नहीं करता, जिसे रेसिप्रोकल इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। जैसे कि मिली मैरिक, जो कि अल्बर्ट आइंस्टाइन की पहली पत्नी थी, उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो भी अल्बर्ट आइंस्टाइन की तरह ही साइंस और इन्वेंशन में बहुत ही आगे थी, और वो चाहती थी कि एक दिन पूरी दुनिया उनकी काबिलियत को समझे। इसलिए जब अल्बर्ट आइंस्टाइन क्लर्क की जॉब करने के लिए चले जाते थे तब वो अपना घर का पूरा काम खत्म करने के बाद लाइब्रेरी में चली जाती थी ताकि वो रिसर्च में अल्बर्ट आइंस्टाइन की मदद कर सके। इसलिए उसने दिन रात मेहनत करके काफी सारी किताबें पढ़ी और उन किताबों में से जरूरत की सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने लगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो अल्बर्ट आइंस्टाइन से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन शादी के कुछ सालों के बाद ही अल्बर्ट आइंस्टाइन का बिहेवियर अपनी पत्नी को लेकर काफी ज्यादा बुरा हो गया था और बात डिवोर्स तक आ गई थी। लेकिन पत्नी के द्वारा बहुत ज्यादा समझाने के बाद वो डिवोर्स ना देने के लिए राजी हो गए, लेकिन डिवोर्स ना देने की कुछ शर्तें भी उन्होंने रखी, जैसे कि उनकी पत्नी उनके घर की पूरी देखभाल करेगी जैसे कि एक नौकरानी किया करती है, और वो कभी भी अल्बर्ट आइंस्टाइन से किसी भी प्रकार की इंटीमेसी और फिजिकल रिलेशन एक्सपेक्ट
नहीं करेगी। एक्चुअली में अल्बर्ट आइंस्टाइन ये सब इसीलिए कर रहे थे क्योंकि उनका किसी और के साथ अफेयर था। लेकिन वहीं उनकी पत्नी जो उनसे बहुत ज्यादा प्यार करती थी, वो इतने सारे रूड कंडीशन होने के बाद भी उनके साथ रहने के लिए राजी हो गई क्योंकि वो एक नाइस इंसान थी और वो अल्बर्ट आइंस्टाइन से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। लेकिन ये सब होने के बाद भी मिलीवा हर रोज अल्बर्ट आइंस्टाइन के रिसर्च और थियरीज के लिए काफी सारा मटेरियल्स लाइब्रेरी से इकट्ठा करके लेकर आती रही और फिर शाम को दोनों टेबल पर बैठकर उन रिसर्च के बारे में, उन थियरीज के बारे में डिस्कस किया करते थे। जहां अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने हिसाब से चीजों के ऊपर राय रखते थे तो वहीं उनकी पत्नी उनके हिसाब से उन पर ओपिनियन शेयर करती थी। और फिर दोनों की इस कोलैबोरेशन की वजह से ही अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने शुरुआती दिनों में कई सारी थियरीज दुनिया के सामने रखी। लेकिन जब बात इन थियरीज को लेकर नोबेल प्राइज के लिए क्रेडिट देने की आई तो आइंस्टाइन ने अपनी पत्नी को क्रेडिट ना देते हुए सारा क्रेडिट खुद ही ले लिया। और यहाँ मिलीवा ने अपने प्यार और आइंस्टाइन के खातिर इस राज को अपने सीने में ही दफन कर लिया। और इस तरह अल्बर्ट आइंस्टाइन की पत्नी नाइसनेस के चलते साइंस की दुनिया में कहीं गुमनाम बन के रह गई और आइंस्टाइन खुद सक्सेस की बुलंदियों पर पहुंच गए। अब अगर आप देखोगे तो अल्बर्ट आइंस्टाइन और मिलीवा के रिलेशनशिप में मिलीवा ही एक ऐसी इंसान थी जो अपने रिलेशनशिप को बरकरार रखने के लिए कई सारे सेक्रीफाइस करती रही। और ऐसा ही कुछ आपको आज के रिलेशनशिप में भी देखने को मिल जाएगा, जहाँ कुछ नाइस लोग अपने पार्टनर के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन बदले में उन्हें भी वही मिलता है जो अल्बर्ट आइंस्टाइन की पत्नी मिलीवा को मिला, एक दर्द भरा धोखा। क्योंकि इस इन्वेंशन के पब्लिश होने के मात्र 1 साल के बाद ही अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी पहली पत्नी को छोड़ दिया और किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली। वहीं मिलीवा मैरी अपने नाइसनेस के चलते पूरी जिंदगी दर्द से परेशान होती रही। इससे हुआ कुछ यूं कि वो खुद के लिए, खुद की खुशियों के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए ही उनकी लाइफ नर्क जैसी बेकार हो गई थी। और बिल्कुल ऐसा ही नाइस गाय के साथ हमेशा होता है, वो हमेशा लोगों के लिए इतना ज्यादा अवेलेबल रहते हैं कि उन्हें खुद की खुशियों की परवाह तक नहीं रहती और यही चीज उनकी लाइफ में सारे दुख और परेशानियों का कारण बनती है। वहीं दोस्तों, नाइस इंसान की तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो कभी भी किसी को भी ना नहीं बोल पाते, द फियर ऑफ सेइंग नो। अब दोस्तों, इस ना कहने की अहमियत को हम रामायण से सीख सकते हैं। जैसा कि जब सीता माता अपनी कुटिया में आराम कर रही थी तब रावण साधु का वेश बदलकर उनके पास आता है और कुटिया के बाहर एक लक्ष्मण रेखा या यूं कहे कि बाउंड्री देखकर रुक जाता है, क्योंकि रावण खुद वो लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर सकता था। अगर वो पार करता तो वो वहीं पे जलकर भस्म हो जाता। इसलिए थोड़ी देर सोचने के बाद उसने सीता माता को ही लक्ष्मण रेखा से बाहर आने को कहा। अब जब सीता माता अपने हाथों में भिक्षा लेकर आई तब रावण के रूप में खड़े साधु ने सीता माता से कहा कि वो भिक्षा तभी लेंगे जब वो इस बाउंड्री को पार करके बाहर आएगी तब। अब इस सिचुएशन में सीता माता चाहती तो वो लक्ष्मण रेखा को क्रॉस करने के लिए ना कह सकती थी, लेकिन सीता माता एक बहुत ही नाइस पर्सनालिटी वाली इंसान थी। वो नहीं चाहती थी कि उनके घर से कोई साधु महाराज खाली हाथ वापस लौट जाए, इसलिए साधु महाराज की मदद करने के लिए वो लक्ष्मण रेखा तोड़ करके बाहर चली आई, जिसके बाद इसका एक बहुत ही भयानक परिणाम उनको और उनके परिवार को भुगतना पड़ा। अब यहाँ अगर हम इस स्टोरी को बारीकी से डिकोड करें तो यहाँ साधु के फेस में खड़ा रावण एक डेविल पर्सनालिटी वाला इंसान है, जो दिखने में तो एक शुभ चिंतक या आपका एक दोस्त की तरह दिखता है, लेकिन असल में उसके इरादे कुछ और ही होते हैं और वो आपकी अच्छाई का फायदा उठाकर आपसे काम निकलवाना चाहते हैं। वहीं ये लक्ष्मण रेखा को बारीकी से देखें तो ये हमारी लाइफ की बाउंड्रीज को रिप्रेजेंट करती है, जो हमें दिखाती है कि हमें कौन कौन सी चीजें किसके लिए करनी है और कौन कौन से काम को करने से हमें मना करना है। जैसे कि अगर आपका बॉस आपको हमेशा थोड़ी देर और ओवर टाइम करने के लिए हमेशा प्यार से कहता है और ऐसा करने से हर दिन आपके मेंटल हेल्थ को जबरदस्त डैमेज हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको ना कहना सीखना ही होगा, वरना यहाँ साधु के बेस में खड़े रावण जैसे लोग आपके सीधेपन का फायदा उठाकर आपके लिए 100% प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, एक नाइस इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि वो कभी भी अपने हक के लिए खड़े नहीं होते। जैसे कि थॉमस अल्वा एडिसन एक मशीन का आविष्कार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी सभी कोशिशें नाकामयाब साबित हुई। इसी दौरान एडिसन ने निकोला टेस्ला नाम के एक साइंटिस्ट को अपनी कंपनी में काम करने के लिए रखा। अब एडिसन जानते थे कि ये इंसान बहुत ही बुद्धिमान है, इसलिए एडिसन ने टेस्ला से कहा कि अगर तुम मेरे लिए इस मशीन को बनाने में कामयाब हो जाते हो तो मैं तुम्हें $50,000 इनाम के रूप में दूंगा। अब ये बात सुनकर टेस्ला ये समझ चुके थे कि इस मशीन को बनाने के लिए सिर्फ इतने पैसे काफी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे टेस्ला अपने नाइस बिहेवियर के चक्कर में मना नहीं कर पाए और कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने हाँ बोल दिया। और फिर कुछ समय तक फैक्ट्री में काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद टेस्ला ने फाइनली ये मशीन बना ही डाली। अब सफलता मिलने के बाद टेस्ला को ये उम्मीद थी कि एडिसन उन्हें $50,000 का इनाम देंगे, लेकिन जब एडिसन की तरफ से उन्हें कोई पैसा नहीं दिया गया तब टेस्ला ने उन्हें अपना वादा याद दिलाया, जिस पर एडिसन ने हंसते हुए कहा कि यार टेस्ला, लगता है तुम्हें अभी तक अमेरिकन लोगों के मजाक भी समझ में नहीं आते। ये बोलकर वो अपने वादे से बिल्कुल पूरी तरह से मुकर गए। अब ये सुनकर टेस्ला समझ चुके थे कि उन्हें कोई भी इनाम नहीं मिलने वाला और इस वक्त अगर टेस्ला चाहते तो वो एडिसन के खिलाफ लॉ सूट फाइल कर सकते थे और कोर्ट रूम में खड़ा करके उनसे अपने पैसे मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने एक नाइस गाय बनने के चक्कर में ऐसा कोई भी एक्शन नहीं लिया और सारा क्रेडिट थॉमस अल्वा एडिसन लेकर चले गए और वो पूरी लाइफ ऐसा ही कुछ करते रहे, जिसकी वजह से हुआ
कुछ यूं कि निकोलस टेस्ला जो इतने बड़े जीनियस इंसान थे, वो जीनियस होने के बाद भी एक समय के बाद उनके पास खाना खाने तक के भी पैसे नहीं बचे थे और उनकी मौत भी एक भिखारियों की तरह हुई थी। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग उनके ही इन्वेंशन का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया भर में रिस्पेक्ट और ढेर सारा पैसा बटोर रहे थे। और ये सब कुछ हुआ था क्योंकि निकोलस टेस्ला इतने ज्यादा नाइस इंसान थे कि उन्होंने खुद अपने लिए कभी खड़ा होना जरूरी नहीं समझा था। तो दोस्तों, अब यहाँ तक हम ये तो जरूर समझ चुके हैं कि एक नाइस गाय बनने से हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है। तो अभी हमें ये समझना चाहिए कि आखिरकार हमें कैसा इंसान बनना चाहिए ताकि चाहकर भी लोग हमारी अच्छाई का फायदा ना उठा सके। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी अच्छाई का फायदा भी ना उठा पाए और साथ ही साथ वो आपकी वैल्यू और रिस्पेक्ट भी करे, तो आपको एक आइडियल इंसान या यूं कहे कि जेन्युइन इंसान बनना चाहिए। अब दरअसल यहाँ एक आइडियल और जेन्युइन इंसान उसे कहते हैं जो अपने समय, अपने अटेंशन और अपने नाइसनेस की वैल्यू करता है। और ऐसे लोग ये चीज सिर्फ उन्हें ही प्रोवाइड करते हैं जिन्हें वो एक्चुअली में डिजर्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक आइडियल और जेन्युइन इंसान हमेशा मदद करने के लिए आगे तो रहता है, लेकिन वो सिर्फ उन्हीं की मदद करते हैं जिन्हें एक्चुअली में वो प्रॉब्लम होती है और जिन्हें सच में मदद की जरूरत होती है। इसलिए आपको भी हमेशा एक आइडियल ये यूं कहे कि जेन्युइन इंसान बनना चाहिए, ना कि एक नाइस इंसान। नहीं तो ये दुनिया तुम्हें नोच खाएगी। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।